पाला पोसा बड़ा किया, कष्ट दिया न कोई। अपनी तो संतान की चिंता, हर मात पिता को होई। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अनाथ हुई माँ। बहू ने अपने सास के सारे कपड़े और दवाइयाँ जला दी और बेटे ने कहा, माँ तुम तो भीख मांग कर भी खा सकती हो। और तभी एक करोड़पति ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे देखकर बहू बेटे दंग रह गए। सुरेश ने आज पूरे 5 साल बाद अपनी माँ को फोन किया। उनका बेटा सुरेश बोला, माँ कैसी हो? सुमित्रा देवी ने कहा, मैं ठीक हूँ, अपनी सुना। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं महीनों से बिस्तर पर पड़ा हूँ। अरे बेटा, तू तो शहर में रहता है, वहाँ तो अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, जाकर दिखा दे। हाँ माँ, दिखाया था पर कोई आराम नहीं मिल रहा है। एक काम कर, तू यहाँ आ जा, तुझे यहाँ के डॉक्टर को दिखा दूंगी। अरे माँ, मैं बेंगलुरु छोड़कर कैसे आऊँ? एक काम करो, तुम ही आ जाओ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही सुमित्रा देवी परेशान हो गई, चिंता में पड़ गई कि मेरा बेटा कितना बीमार है। अच्छा सुन सुरेश, मैं रमेश से कहकर बेंगलुरु की टिकट बनवा लूंगी। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। सुमित्रा देवी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में रहती थीं। उनके पति को गुजरे 3 महीने हो गए थे। उन्हें बीमा के पैसे मिले थे। उन्हीं पर दोनों बेटों की नजरें टिकी हुई थी। माँ से प्यार तो केवल एक दिखावा था, लेकिन बेचारी माँ उन बातों से अनजान थी। उन्हें तो बस अपने बेटे की चिंता खाई जा रही थी कि मेरा बेटा बीमार है। सुमित्रा देवी ने सोचा, चलो अच्छा है, मैं बेंगलुरु चली जाऊंगी। कम से कम बड़े बेटे बहू के तिरस्कार से तो बचूंगी। कितना सुना सुना के 2 वक्त की रोटी खाने को मिलता है। यह अपमान का घूंट पीते पीते थक गई हूँ। उसी समय रमेश ऑफिस के लिए जा रहा था। रमेश को देखते ही सुमित्रा जी बोली, देख बेटा, कल मेरे बेंगलुरु जाने का टिकट कटा देना। क्यों माँ? तुम्हारे छोटे भाई का तबीयत बहुत खराब है, मुझे अपने पास बुला रहा है। कह रहा है, माँ तुम यहाँ आओगी तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। इतना सुनते ही रमेश का माथा फिर गया और अपने माँ से झुंझलाते हुए बोलने लगा, इन 5 सालों में आपके छोटे बेटे ने कभी आपको याद नहीं किया? बीमा के पैसे मिले हैं तो आपको बेंगलुरु बुला रहा है। मैं समझ गया, उसकी नज़र तुम्हारी पैसों में है। नहीं बेटा, तू गलत सोच रहा है। उसकी तबीयत सच में खराब है, इसीलिए वह मुझे बेंगलुरु बुला रहा है। ठीक है माँ, मैं आपका टिकट कटवा दूंगा, पर आपको आधे पैसे मुझे देकर जाने पड़ेंगे। क्या पता वह आपके पूरे पैसे छीन ले। आपका खर्चा, दवा दारू सब मैंने किया है और पैसे का मजा लेगा छोटा भाई। आपको पैसा मुझे भी देना पड़ेगा, तभी मैं आपका टिकट कटाऊंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरा छोटा भाई बीमार पड़ा है और तुझे पैसे की पड़ी है। ठीक है, मैं तुझे बीमा का आधा पैसा देकर जाऊंगी। तू जल्दी से मेरा जाने का टिकट कटा दे। मेरा भी बहुत दिल घबरा रहा है। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है। यह सुनते ही रमेश बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आधे पैसे बीमा के उसे मिलेंगे तो रमेश तुरंत माँ को बेंगलुरु भेजने के लिए राजी हो गया। स्टेशन पहुंच के सुमित्रा जी ट्रेन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उन्हें लगा बस जल्दी से ट्रेन आए और वह बेंगलोर तुरंत पलक झपकते ही पहुंच जाएं। ट्रेन में जब वह बैठी तो 1 घंटे में ही उन्हें लगने लगा कि यह ट्रेन बेंगलुरु पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक माँ की ममता देखिए, बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय 1 महीने जैसा लग रहा था। सुबह होते ही ट्रेन बेंगलुरु पहुंच जाती है और उन्हें स्टेशन लेने बहू पहुंचती है। वह टैक्सी से
सीधा सुरेश के घर पहुंचती हैं। दरवाजे पर खड़े होते ही कहती हैं, बेटा, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी खूब सेवा करूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। तभी सुरेश की बीबी सुनैना बोली, माँ जी, इनकी सेवा की नहीं, दवा की जरूरत है। सेवा से ठीक हो जाते तो मैं भी कर रही हूँ इनकी सेवा। दवा से ठीक होंगे तो बहू दवा दे दो। दवा के लिए माँ जी पैसे भी तो होने चाहिए। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, 3 महीने से बीमार हैं, घर में बैठे हैं। तू रुक बहू, मैं पैसे देती हूँ। बहू जाकर दवा लाती है और सुमित्रा जी अपने हाथों से दवा खिलाती हैं। उसके बाद फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती हैं। इधर बेटे बहू एक दूसरे को इशारा करते हैं, बहुत खुश होते हैं। मतलब साफ था, बीमारी का ढोंग रचाया था। अरे यार, यह माँ मुझे दवा खिलाकर सच में बीमार कर देगी। चिंता क्यों करते हो, यह सब विटामिन्स की दवा है, इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा। यह कहकर दोनों पति पत्नी आपस में ठहाके लगाने लगे। बेचारी माँ के पीठ पर छुरा भोग रहे थे। अब तो हर वक्त सुरेश माँ के पैसे लूटता था। बेचारी सुमित्रा जी खुशी खुशी पैसे देती थी। वह सोचती, बेरोजगार है, बीमार है मेरा बेटा, मदद करना तो मेरा ही फर्ज है। माँ से पैसे मांगते जाता था। एक दिन सुबह सुबह न्यूज आती है कि संपूर्ण देश में लॉकडाउन 3 महीने के लिए घोषित कर दिया गया है। सुरेश माथा पकड़कर बैठ गया। कैसे घर चलेगा? माँ, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? नहीं, कोई पैसे नहीं है। यहाँ तक कि गांव जाने के लिए भी टिकट के पैसे नहीं हैं। मैंने सारे पैसे तुझे दे दिए। इतना सुनते ही सुरेश झल्ला जाता है और उसके सामने जो भी सामान था सब तोड़ फोड़ करने लगता है। सारा पैसा भैया को दे दिया। मैंने तो बस कितना लिया, 1000 2 हजार लिए। सारा पैसा उन्हीं पर न्यौछावर कर दिया। अब तुम्हें यहाँ पर फ्री में खाना नहीं मिलेगा। चलो जाओ उन्हीं के पास। मैं बेरोजगार हूँ, 3 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया है, जाओ अब वहीं रहो। अपने बेटे की बात सुनकर सुमित्रा जी कहती हैं, सारे पैसे ऐशो आराम और दिखावे में बर्बाद कर दिए, उड़ा डाले। थोड़ा बचत की होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। माँ, अभी इतनी टेंशन है और हमारा दिमाग मत खराब करो। तुम चुप ही रहो। एक काम करो, तुम वापस गांव चले जाओ। आज ही तुम्हें स्टेशन छोड़कर आता हूँ। मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाऊंगा। यह बात सुनकर सुमित्रा जी रोने लगती हैं। वाह बेटा, मैं तो तुम्हारे और बहू के बुलाने पर आई थी, पर पैसे खत्म हो गए तो रोटी भारी लग रहा है। पैसे के लिए बुलाए थे, ऐसे ही मांग लेते तो मैं दे देती। माँ, रोने धोने का तमाशा बंद करो। यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं, हम तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ आता हूँ। कमरे में जाकर तब सुमित्रा जी अपने बड़े बेटे रमेश को फोन से सारी बात कह सुनाती हैं। तो बड़ा बेटा बोला, पैसे तो सुरेश को दिया है, तो अब वहीं रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यह कहकर बेटा फोन काट देता है। इतना सुनते ही सुमित्रा जी की आंसुधारा बहने लगती है। क्या यही दिन देखने के लिए बेटे को इस काबिल बनाया था कि आज माँ का 2 समय का रोटी भी भारी लग रहा है। वह बेटा ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब उनकी बहू उनकी सारी दवाइयाँ और सारे कपड़े भी जला देती है। उस समय सुमित्रा जी बाथरूम से नहा कर आती हैं और जैसे ही देखती हैं उनके कपड़ों पर उनकी बहू आग लगा रही है, तो दौड़ कर आती हैं और अपने हाथों से आग बुझाने के चक्कर में कुछ कपड़े उनके हाथ में ही चिपक जाते हैं, जिससे वह जल जाती हैं। सिसक सिसक कर चीखने लगती हैं। सुनैना
वहीं खड़ी सब तमाशा देख रही थी। बहू, मेरा कपड़ा, दवाई क्यों जला दिया? किस जन्म का बदला ले रही हो? पैसे भी नहीं है मेरे पास। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं दूसरा दवा कहाँ से लाऊंगी? क्या पहनूंगी इस लॉकडाउन में? तो क्या करूं? आप सीधे मुंह से नहीं जाएंगी। तो जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। माँ जी, जब आपसे बोला गया यहाँ से चली जाओ तो जाओ, यहाँ रहकर क्यों खर्चा बढ़ा रही हो? अरे बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? बड़े बेटे ने भी मुंह फेर लिया। ऐसे में मैं क्या करूं? कोरोना से लॉकडाउन लग गया है, क्या खाऊंगी? पर सुनैना ने उनको भीगे कपड़ों में ही उनके घर से धक्के मार कर निकाल दिया। बेचारी सुमित्रा जी रात भर दरवाजे के बाहर भीगे कपड़ों में पड़ी थी। सुबह हुई उनके बेटे की आवाज उनके कानों पर पड़ी तो उनकी नींद खुल गई। सुमित्रा जी वहीं दरवाजे के बाहर फर्श पर ही लेटी थी। सुमित्रा जी का शरीर बुखार से तप रहा था। उठो माँ। फिर भी सुरेश ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी कर दिए, वही बहुत है। तुम खाना रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर खा सकती हो। बेटे बहू के कलेजे में तो जैसे ठंडक मिल जाती है। बहू खुश होती है कि उसने माँ के पैसे चुराए और उनको घर से भी निकाल दिया। थोड़ी देर बाद टैक्सी वाला सुमित्रा जी को स्टेशन छोड़ता है। पता चलता है लॉकडाउन की वजह से सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सुमित्रा जी मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठ जाती हैं। यही दिन देखने के लिए भगवान ने उन्हें आज तक जिंदा रखा। उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? वो सोचती हैं। सोचते सोचते स्टेशन के जमीन पर लेट जाती हैं। आंखों से आंसू दबदबा जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ समाज सेवी संस्था वाले आते हैं और सब गरीबों मजदूरों को खाना बांटते हैं। सुमित्रा जी को भी बहुत भूख लगी थी। उनको जब एक प्लेट भोजन मिलता है तो वह खुशी खुशी खा लेती हैं और दुखी मन से वहीं लेटी रहती हैं। शाम होते ही 1 घंटे बाद रिपोर्टर कंडीशन जानने के लिए पहुंचते हैं कि आम जनता को लॉकडाउन में क्या-क्या परेशानी हो रही है। आसपास स्टेशन में बैठे हुए लोगों से उनकी राय पूछते हैं। तभी एक रिपोर्टर की नज़र सुमित्रा जी पर पड़ती है और वह उनका इंटरव्यू लेने पहुंच जाता है। माँ जी, लॉकडाउन है, इतना खौफनाक माहौल है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखने से किसी अच्छे घर की लगती हैं। क्या आपका कोई नहीं है? दो दो बेटे बहुएं हैं। रोते रोते सब बात बता देती हैं। रिपोर्टर जब उनकी बात सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिपोर्टर पास के वृद्धा आश्रम में ले जाता और कहता है, जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती आप यहाँ रहिएगा। नहीं, मुझे उन्हें सजा नहीं दिलानी है। सजा तो उनको भगवान खुद ही देगा। मैं अब उस नरक में नहीं जाऊंगी। मैं यहीं वृद्ध आश्रम में रह लूंगी। 2-3 दिन के बाद सुमित्रा जी को बताया जाता है उनके परिवार में कोई राजेंद्र नाम का लड़का उनसे मिलने आया है। सुमित्रा जी सोच में पड़ जाती हैं क्योंकि वह किसी राजेंद्र नाम के लड़के को नहीं जानती थी। तो फिर उनसे मिलने के लिए कौन आया होगा? 35-36 साल का एक युवक उनसे कहता है, चलो माई, अपने घर अपने घर चलो। सुमित्रा जी आश्चर्य होकर देखती हैं। बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माई, कल मैंने आपका इंटरव्यू टीवी में देखा था। जिन लोगों की माँ होती हैं वे उनका कद्र नहीं करते। मैं और मेरी पत्नी दोनों अनाथ हैं। एक माँ की ममता के लिए तरस रहे हैं, इसीलिए माँ की अहमियत समझता हूँ। मेरा एक बच्चा है, उसे भी दादी का प्यार मिल जाएगा। देखो माँ, दरवाजे के पास खड़ी बहू और पोता भी आपको लेने आए हैं।
पर तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? देखने से अमीर खानदान के लग रहे हो, फिर क्यों मुझ अनाथ को ले जाना चाह रहे हो? माई, जब घर से जाऊं तो कोई पूछे बेटा कब आएगा, खाना खाया या नहीं? आज तुम्हारा दिन कैसे बीता? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? यह पूछने वाला, हमसे हमदर्दी जताने वाला कोई नहीं है। इतना सुनकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा आज पहली बार कोई व्यक्ति अनाथ आश्रम से एक बूढ़ी माँ को गोद लेने आया है। नहीं तो आज के जमाने में सब बुजुर्गों को बोझ समझकर अनाथ आश्रम छोड़ने आते हैं। यह एक बेटा माँ के प्यार के लिए तरस रहा है और मेरे बेटे बहू मुझे रास्ते में ही भीख मांगने के लिए छोड़ दिए। लोग बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन यह बूढ़ी माँ को गोद लेने आया है। सच है, दुनिया में थोड़ी बहुत इंसानियत अभी भी जिंदा है। पिछले गमों को भुलाकर सुमित्रा जी अपने नए बेटे के संग उसके घर चली गईं। दोस्तों, हर कोई सुमित्रा जी की तरह इतना नसीब वाला नहीं होता। आपसे एक गुजारिश है, अगर सेवा न कर सके तो किसी भी हाल में अपनी माँ को घर से बेघर ना करे। जिसके पास माँ नहीं है वह माँ के लिए तरसता है। यह खबर जब मीडिया वालों ने टीवी में दिखाया तो घर बैठे सुमित्रा जी के बेटे बहू एक करोड़पति के घर में अपनी माँ को खुश देखकर उनके होश उड़ गए। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।